हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कृषि को देखने वाले हैं। कृषि से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं और इसके अलावा हम इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए, कृषि की बात करें तो देखिए देश में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। और ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। इसका उद्घाटन पंतनगर में हुआ था, जो कि वर्तमान में देखिए उत्तराखंड में पड़ता है और उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। ठीक, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जो भी हमारी वर्क फोर्स है, ठीक, हमारी जो वर्क फोर्स है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लगभग 54.6% जो है वर्क फोर्स, 100 में से 54% लगभग वर्क फोर्स हमारी कृषि पर आश्रित है। और बात करें हम जीवीए की, ग्रास वैल्यू एडेड, जो भी हमारे जीडीपी में हर साल वैल्यू ऐड होती है, उसका लगभग देखिए कृषि कितना है, तो 18.6%। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको ध्यान देना है, भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं। ठीक, इसको देखिए, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि का इतिहास जो है, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो एम एस रंधावा जी ने लिखी है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको देखिए, कृषि में युग्म पैदावार जिसे हम डबल क्रॉपिंग कहते हैं, तो डबल क्रॉपिंग क्या है, तो देखिए इसका से क्या है, दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में उगाना, ये हम डबल क्रॉपिंग इसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फल उगाना इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है, तो मिश्रित खेती से तात्पर्य है कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना है। ठीक, यानी कि खेती भी करना है और उसके साथ पशुपालन भी करना है। और भारत में देखिए ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे कहते हैं। ठीक, सिक्किम पूर्वोत्तर का एकमात्र ऐसा पहाड़ी राज्य था, सर्वप्रथम था। ठीक है, पहला था जहां पर आप ध्यान देना है, ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। यहाँ के देखिए अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग है कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा आप देख सकते हैं कितनी होती है, 2700 के आसपास होती है। इसके ऊपर देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जो है, ये अन्य उत्पादन में टॉप में आते हैं लगभग। ठीक है, देश में कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश जो है आपका ये सर्वाधिक है। और इकोनॉमिक सर्वे जो भी अभी आया है ना 2023-24 का, उसमें भी कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, ये चीज देखिए, भारत में खाद्यान्न की ये सब चीज तो मैं आपको कवर करा दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें भी भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 35.55% देखिए भाग पर चावल की खेती की जा रही है, यानी सर्वाधिक चावल की खेती की जा रही है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक जो हम एनपीके जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनका उपभोग करने में टॉप राज्य कौन से है, तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब में। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार प्रति हेक्टेयर के आधार पर सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले में देखिए तेलंगाना पहले नंबर पे आता है, फिर पंजाब, फिर आंध्रा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में देखिए बीज ग्राम संकल्पना, जिसे हम सीड विलेज कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो एक समान विचारों वाले किसानों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के लिए काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों के बीजों की जरूरतों को उचित समय पर सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक मार्क कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो एक मार्क क्या है, तो एक मार्क देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ये है कृषि उपज अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने में भारत सरकार कई प्रयास लगातार करती रहती है, जैसे आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो गई, इस पर एक मिट्टी की उर्वरता सुधारने का काम किया जाता है। और प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने का प्रयोग किया जा रहा है। और परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें तो इसके द्वारा जैविक खेती को समर्थन दिया जा रहा है, ताकि जैविक खेती ज्यादा से ज्यादा की जाए और किसान की आय में वृद्धि की बात की जा रही है। एक किसान के आय में वृद्धि के लिए हम एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे हम ई नाम भी कहते हैं,
ठीक है। ये कई कदम उठाए जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ये पूरे देश में संचालित होती है। इसका देखिए क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। हरी खाद वाली फसलों में देखिए नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है, बॉर्डर लॉबिया में 0.49% पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना। हरी खाद जो देखिए कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिससे खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढांचे में कितना पाया जाता है देखिए, आपका नाइट्रोजन तो ये 0.42%, सनई में 0.43 और ग्वार में 0.34। और सर्वाधिक किसमें पाया जाता है तो बोड़ा लोबिया में जो 0.49% है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सनई की बुआई में देखिए खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन 86 से 129 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। फर्टिगेशन का संबंध किससे है तो फर्टिगेशन का संबंध आपके जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इस पे देखिए जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब फर्टिगेशन विधि जो है ये मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। कृषि में देखिए शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। शून्य जुताई तो हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, फसल लागत में कमी आती है। पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बन जाता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत हो जाती है। फसलों द्वारा वायुमंडल में अवशोषित जो कार्बन डाइऑक्साइड है मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण भी होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान है, भारत के योजना आयोग ने 1989 में देखिए मृदा वर्षण, तापमान, उच्चावच, जल संसाधनों आदि कृषि जलवायु कारकों की समानता के आधार पर भारत को देखिए 15 वृहत कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ये आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में देश में 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। देखिए प्रमुख प्रमुख हम देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालय श्रेणी देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देखिए मैप आपको याद होगा तो आप आराम से इन्हें देख सकते हैं। ठीक है। जैसे पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। निचली गंगा में आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। मध्य गंगा मैदान में उत्तर प्रदेश, बिहार। ऊपरी गंगा मैदान में उत्तर प्रदेश बसाता है। गंगा पार के मैदान में आपके देखिए चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आ जाते हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण के आधार पर देखिए भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। और आपके लिए देखते हैं यहाँ से, और उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हम सीधा एमसीक्यू देखते हैं, इससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए स्थायी कृषि पहले तो आपको यही ध्यान देना है, ये 2021 में देखिए आईईएस में पूछा गया है। स्थायी कृषि कृषि को क्या कहते हैं, परमाकल्चर। पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो सकता है। तो स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता होती है। ये सही बात है। पारंपरिक जो रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थानीय यानी स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। ये भी सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आप गलत करेंगे तो ये गलत और ये गलत। ठीक। एक और दो सही, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। चौथा देख लें, मल्च बनाना जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, इसकी प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं। तो आपके एक दो चार इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है। इनके आप देखिए ये आपके लिए थ्योरी पोर्शन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आईएएस के जो भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं विभिन्न एग्जाम। देखिए जैसे आपका पर्मा कल्चर पूछ लेगा क्या है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। कृषि में शून्य जुताई का क्या है तो शून्य जुताई का देखिए जिसे हम जीरो टिलेज कहते हैं, ये भी देखिए आईएएस में पूछा गया है प्री में। शून्य जुताई क्या है तो पिछले फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। तो ये सही है। चावल की नई पौधों की नर्सरी लगाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। बिल्कुल सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक। कृषि में देखिए फर्टिगेशन क्या है तो इससे लाभ क्या होता है तो फर्टिगेशन से देखिए क्या लाभ होता है तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण करती है।
नियंत्रण संभव है, बिल्कुल सही बात है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, बिल्कुल गलत बात है। तो दो गलत, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए एक तो बस आपको आना चाहिए, आपके आंसर निकल आएगा। तो आइए इसके पेपर में ये काफी ज्यादा आराम रहता है, लगते बड़े हैं लेकिन आप एक को भी एलिमिनेट कर गए, चार में एक को, तो आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, हम अगले कथन भी देख लेते हैं। पौधों की पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित किन पद्धतियों को पारतंत्री अनुकूली कृषि माना जाता है, ये भी देखिए आइए से पूछा गया है। देखिए इनका जो ये पोर्शन है, ये भी आप एक बार पढ़ लिएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस पे पूछा गया है कि किस पद्धति को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो फसल विविधि रूपण, बिल्कुल सही है। सिंभ आधिक्य, जिसे हम लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन भी कहते हैं, इंटेंसिफिकेशन, ये भी सही बात है आपकी। टेंसियोमीटर का प्रयोग, ये भी सही है। और ऊर्ध्वाधर कृषि, ये भी सही। तो एक दो तीन चार आपके चारों कथन सही है, ठीक है। टेंसियोमीटर क्या करता है, तो देखिए टेंसियोमीटर जो है फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारतीय कृषि का इतिहास, देखिए क्वेश्चन आ गया, तो ये आपके MS रंधावा जी हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित कथनों में पढ़िए और इन सही विकल्प आपको बताना है। कथन क्या है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल आपका क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में सही विकल्प पूछा गया है, तो इसमें ध्यान देना है आपको, ये बात आपकी गलत है। अब भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया, ये भी बात गलत है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा, ये भी बात गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी तीनों कथन आपके गलत हैं। देखिए भारत की योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विस्तृत किया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। और भारत देखिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण के आधार पर भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश और 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में, ठीक है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, तो ये देखिए 20 है, हमने देखा। PC गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है, तो ये आपको ध्यान देना है, 60। 10वां क्वेश्चन क्या है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, क्या यह बात सही है, तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, ये भी बात आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता आती है, तो ये चीज को हम देखना कौन सा आपका क्या पूछा गया, इसमें सही पूछा गया, कौन सा सही है। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, तो ये बात गलत है। बनी हुई है, तो आपको देखिए ये आपका गलत हो गया, सही पूछा गया है। तो इसे आप एक आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। निजी क्षेत्र की 20 कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, ये भी गलत हो गया। इसका तीसरा पूछा गया, निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामलों में गुणवत्ता वाले बीज के बारे में मांग पूर्ति अंतराल, तो ये ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी केवल तीसरा कथन आपका सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ हुई थी, पंतनगर में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका नाम आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, और वर्तमान में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है, और वर्तमान में ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर में जो स्थित है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960। यदि खाद्यान्न को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है, तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको मैंने अभी भी बताया था थ्योरी पोर्शन में, ठीक है, आप देख सकते हैं। FAO के मानकों के अनुसार 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में देखिए भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण में से कौन सा, ये इसे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 2010 का है, ये वर्तमान में वैलिड नहीं है क्वेश्चन। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है, तो ये युग्म क्या है पैदावार, ये आपका क्या है, डबल
क्रॉपिंग है, ठीक है। तो डबल क्रॉपिंग का आशय क्या है, तो देखिए विभिन्न मौसमों पर दो फसल। डबल क्रॉपिंग का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल को उगाना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कौन सी मिश्रित खेती की विशेषता है, तो मिश्रित खेती में देखिए पशुपालन और आपका कृषि दोनों साथ साथ होती है, ठीक है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो ये देखिए कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन को करना। समानांतर फसल क्या होती है, तो गेहूं प्लस सरसों आपकी समानांतर फसल, यानी गेहूं लगी है, आप देखें गेहूं के खेत में आपको सरसों के पेड़ भी मिल जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, समानांतर फसल कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्न राज्यों में डॉट डॉट को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है, तो ये देखिए सिक्किम है जहां पर कृषि भूमि बहुत ही कम है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, प्रकृति पर अधिक निर्भर, तो बिल्कुल सही बात है। उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी सही। फसलों की विविधता, ये भी सही। बड़े खेतों की प्रधानता, ये नहीं, क्योंकि हमारे में 2 हेक्टेयर से कम काफी ज्यादा किसान है। सीमांत किसानों की संख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसी कारण से उत्पादन भी अच्छा नहीं हो पाता है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, देखिए आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्य में लगे रहना, बिल्कुल सही है। जोत का छोटा कार्य, ये भी सही है। उत्पादन के पिछड़े तकनीक, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त आपके सभी ये सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, तो आपका देखिए ये भी बात सही है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो ये देखिए सहकारी कृषि है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। बाकी जनसंख्या का दबाव ये है, प्रचंड बेरोजगारी भी है, भूजोत का छोटा आकार भी आपका इसका एक प्रमुख कारण है, ठीक है। सहकारी कृषि आपको पता है कि भारत में नहीं है, तो ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में संकर या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार आपका कहाँ है, तो ये आपका पंजाब में है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा, एक जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, बल्कि शायद यदि हम जब तक बिजनेस मॉडल पर नहीं ले जाएंगे तब तक हमें अच्छे से उत्पादकता और फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इस पे देखिए कौन सा कथन सही है। तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित हो, बिल्कुल सही है। पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का भाग दुगना हो गया, बिल्कुल गलत बात है ये। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भारत में, ये भी गलत है। भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 34% क्षेत्र चावल की खेती में होता है, देखिए ये भी गलत है, लेकिन ये आपको ध्यान देना उस समय के आधार पर सही है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे ना, वर्तमान में देखिए चावल जो है लगभग आपका 35.55% आपके भारत में सर्वाधिक होता है भारत में, ठीक है, खेती की बात करें। ये चीज आपको ध्यान देना। वर्तमान में ये पॉइंट तो वैलिड नहीं है, लेकिन उस समय के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बस सही था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन कौन उपभोग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, फिर इसके बाद आंध्र आता है, ठीक है। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान देना, बोड़ा लोबिया में पाई जाती है, ठीक है। देखिए बोड़ा लोबिया में आपके 0.49% के आसपास पाई जाती है। इसको देखिए ढैंचे में 0.42%, सनई में 0.43 और ग्वार में 0.34। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, तो ये लोबिया है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान देना, उत्पादन बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है। खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, ये भी सही है। भूमि की उत्पादकता बनाए रखने है, तो ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है कि सभी ये सही है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु के तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत की बात हो रही है, ठीक है। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संरक्षण में सबसे संपन्न राज्य आपको कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सबसे संपन्न राज्य जल संसाधन में, ये चीज आपको ध्यान देना है। पुनर्भरण योग्य भौम जल की बात हो रही है, इसलिए आपका उत्तर प्रदेश इसमें सही हो जाएगा। ये देखिए पुनर्भरण योग्य इस प्रकार है, देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में लगभग 71.83 BCM पाया जाता है लगभग, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है, तो ये आपका पंजाब ही है। बाकी हर जगह आपको ठेकेदारी कृषि सफल नहीं है।
हरित खेती में सन्निहित है, तो हरित खेती में क्या सन्निहित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। बाकी सब कथन इसमें गलत है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है यानी गलत है, तो ये देखिए जलवायु परिवर्तन यहाँ पर गलत है। बाकी नकदी फसलों पर बल ये भी ठीक है, आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती ये भी बात सही है। निम्नलिखित कथनों में से बीज ग्राम संकल्पना जिसे हम सीड विलेज कॉन्सेप्ट कहते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, ठीक है। 2015 में आया था आईएएस में, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन को प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, इसका क्या है, सीड विलेज कॉन्सेप्ट का उद्देश्य है। एक मार्क क्या है, तो ये ध्यान देना है, गुणवत्ता गारंटी की ये मोहर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये देखिए कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937 के अंतर्गत आपका ये लागू हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार आपका सीमांत में ध्यान देना है आपको, 1 हेक्टेयर से कम आपके आते हैं, ये देख सकते हैं, ये आकार आपसे पूछ लेता है। सीमांत में देखिए सीमांत कृषि में एक हेक्टेयर से कम, छोटी जोत में 1 से 2 हेक्टेयर के अंतर्गत, मध्य जोत में 2 से 4, और अर्ध मध्यम की बात हो रही है तो 2 से 4, और मध्यम जोत में 4 से 10 आ जाता है। बड़ी जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक, और सर्वाधिक हमारे यहाँ यही दो पाए जाते हैं, 1 हेक्टेयर से कम और 2 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व तो बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो इसका देखिए एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, ये आपका गलत, तो एक गलत, ये खत्म। न्यूनतम जोत को अपनाना आपका ये भी, ये तो आपका सही हो जाएगा, ठीक, न्यूनतम जोत को अपनाना तो सही हो जाएगा, ठीक है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, ये बात गलत है, तीसरा भी गलत, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। दूसरा सही है, इसके बाद चौथा भी सही है, पांचवा, चौथा क्या है, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का प्रयोग, ठीक है। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना, ये भी बात आपकी सही है, ठीक। इसके आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा सही से। निम्नलिखित में से कौन से कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो इसका देखिए सही आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सभी के सभी हैं जो कि कृषि में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशक का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग। कृषि जनगणना 2015 और 16 में जो हुई थी, इसके अंतर्गत कौन सा सही है कथन, देखिए लघु एवं सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। क्या ये बात सही, तो बिल्कुल सही है। राज्य और कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, ये भी बात सही है। राज्य और कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान है, तो ये भी आपका सही, तो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, 1 2 3 आपके तीनों कथन सही है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने कृषि टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इससे अगली वीडियो आपको इसी चैनल पर बड़ी जल्द आपको उपलब्ध होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।